हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 4 आप लोगों का चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। लवण के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्विक रिवीजन लेंगे, देन नेक्स्ट आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अम्ल जिसका स्वाद खट्टा है, जो ब्लू लिटमस को आपका रेड में कन्वर्ट कर रहा है, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, साथ में आपका वाटर प्रोड्यूस करेगा। सोर्सेज क्या क्या हैं? आप लोग एप्पल खाते हैं, एप्पल आपको टेस्ट में थोड़ा खट्टा लगता है, तो यानी उसमें कोई ना कोई एसिड वहां पर प्रेजेंट है। लेमन की बात करते हैं, नींबू स्वाद कैसा है, खट्टा है, वहां पर भी कोई ना कोई एसिड आपका उपस्थित है। टमाटो की बात कर रहे हैं, विनेगर हो गया, कर्ड हो गया, इन सभी में आपका एसिड होता है। ठीक है ना। आपका बेसिस की बात करेंगे, क्षार, इनका स्वाद कड़वा, कसैला या तीखा होता है। ये लाल लिटमस को लीला कर देते हैं, ठीक अम्ल के विपरीत कर रहे हैं, और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आपका लवण और जल यानी सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल, डिटर्जेंट पाउडर सबके घरों में होता है, उसकी बात कर रहे हैं। सोप की बात कर रहे हैं, एंटासिड्स की बात कर रहे हैं। तो ये सारे आपके क्षार की कैटेगरी में आते हैं। इंडिकेटर्स क्या हैं? अब जो भी ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस या ऐसे विशेष पदार्थ जो आपको बताएंगे कि गिवन जो आपका सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, वो सारे आपके इंडिकेटर है, सूचक है। जिस प्रकार से एक गाड़ी का इंडिकेटर हमें बताता है कि गाड़ी कौन सी दिशा में जाने वाली है, उसी प्रकार यहाँ पर विज्ञान में हमें इंडिकेटर या सूचक बताते हैं कि जो गिवन आपका सब्सटेंस है या सोल्यूशन है उसका नेचर कौन सा होगा। तो ये कलर चेंज शो करके बेसिकली आपको बताते हैं कि कौन सा आपका दिया गया विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा आपका उदासीन है। ठीक है। इसमें सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर आपका लिटमस की बात की थी। लिटमस आपको लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, जहां पर हमने इसकी बात की कि रेड और ब्लू कलर में अगर आपको लिटमस पेपर मिल रहा है लेबोरेटरी में, और आपको कोई भी 3 सोल्यूशन दे दिए गए हैं जिनकी प्रकृति आपको पता नहीं है, तो उनकी प्रकृति को पता करने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों ही सोल्यूशन में रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर को डिप करेंगे और देन आप उसको बाहर निकालेंगे। उसमें किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है उसके आधार पर आप सोल्यूशन की प्रकृति का पता लगाएंगे। जैसे कि ए सोल्यूशन था आपका, उसमें आपने दोनों लिटमस पेपर डिप करे, दोनों एज इट इज बाहर आए, यानी कि किसी भी प्रकार का रंग परिवर्तन वहां पर देखने को नहीं मिला, लाल लाल ही रहा, नीला नीला ही रहा। तो ये विलयन आपका उदासीन होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि उदासीन विलयन में आपका लिटमस पेपर किसी भी प्रकार से रंग परिवर्तन नहीं करेगा। आपका एक और सोल्यूशन था जिसमें आपने दोनों आपके लिटमस पेपर डिप करे और आप देखते हैं कि रेड लिटमस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, वो अनअफेक्टेड रहा, लेकिन जो ब्लू लिटमस था वो रेड में कन्वर्ट हो गया जितना पार्ट आपका उसका डिप था सॉल्यूशन में। देन आपने कहा कि ये एसिडिक होगा, एसिडिक इसका नेचर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। देन आपके पास ही एक सोल्यूशन था, उसमें भी आपने दोनों लिटमस पेपर डिप करे और आप क्या देखते हैं कि रेड वाला लिटमस ब्लू में चेंज हो गया, लेकिन ब्लू आपका ब्लू ही रहा। और ये किसमें आप ये देखते हैं, ये क्षारों में आप गुण देख रहे थे कि वो नीले लिटमस को अप्रभावित रखते हैं लेकिन लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आपका पूरा लिटमस के बारे में था। देन टर्मरिक के बारे में हमने पढ़ा था। हल्दी, हल्दी आपका क्या करता है, उदासीन विलयन और जो आपके अम्लीय विलयन होते हैं उनको अप्रभावित रखती है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि हल्दी के संपर्क में आने पर, अगर अम्ल या उदासीन कोई हल्दी के संपर्क में आएगा तो हल्दी का रंग किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा, जो उसका नेचुरल येलो कलर है वो वैसा ही रहेगा। जबकि अगर हम किसी क्षार की बात कर रहे हैं तो वो क्षार क्या करता है, आपका हल्दी का जो पीला रंग है उसको बदल देगा, उसको लाल या लाल भूरे रंग में परिवर्तित कर देगा। जैसे आपने देखा है कि कभी हमारे कपड़ों में कोई हल्दी का दाग लग जाता है पीला रंग, और उस पे हम जब साबुन लगाते हैं या डिटर्जेंट लगाते हैं तो साबुन और डिटर्जेंट आपका क्या है, बेस है, क्षार है,
उसको अप्लाई करने पर वो जो येलो कलर का स्टेन था वो रेडिश ब्राउन या डार्क रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टर्मरिक भी यहाँ पर आपका एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। देन चाइना रोज की बात हमने की थी, क्या करेंगे, गुड़हल की जो पंखुड़ियां होंगी, पेटल्स होंगी जो आपकी चाइना रोज की, उसको क्या करेंगे, सोक कर लेंगे वार्म वाटर में, यानी गर्म पानी में कुछ घंटों के लिए रख देंगे। देन उस गर्म पानी में चाइना रोज की पेटल्स का पूरा जो एक्सट्रैक्ट है रेड कलर वो आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपके पास गिवन दो सोल्यूशन है, सपोज एक एसिडिक है और दूसरा बेसिक है, आपको नहीं पता कौन सा एसिडिक कौन सा बेसिक है, दोनों में आप क्या करेंगे, उस लाल कलर का जो एक्सट्रैक्ट आपने निकाला है उसको डालेंगे दोनों सॉल्यूशंस में। देन आप क्या देखते हैं कि एक सॉल्यूशन जिसका कलर पिंक हो गया है, डार्क पिंक या मजेंटा कलर, वो कौन सा है, आपका अम्लीय होगा, और दूसरे का कलर क्या हो गया, हरे रंग का हो गया। तो जिसका रंग हरा हुआ वो क्या है, वो क्षारीय विलयन आपका होगा। तो इस प्रकार से आप चाइना रोज को भी एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। देन हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपकी क्या है, जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है या क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, यही आपका क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बेसिकली हो क्या रहा है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो रहे हैं। अम्ल की कुछ प्रॉपर्टीज थी, क्षार की कुछ प्रॉपर्टीज थी, दोनों मिल गए, वो प्रॉपर्टीज उनकी वहां पर समाप्त हो गई और कुछ और प्रॉपर्टीज निकल के आई सॉल्ट में और वाटर में। यही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और यहाँ पर हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी देखे। ये आपका बेसिक एक रिएक्शन है जहां पर आप लिखते हैं कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का हमने एक एग्जाम्पल देखा, जहां पर दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और आपका पहले वाले में जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड। जो आपके घरों में नमक होता है, साधारण नमक, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड उसको कहा जाता है, वो बन रहा है, साथ में H2O यानी कि वाटर बन रहा है। यही हमने बोला, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा या अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनेगा, यही आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। ओके, तो यहाँ पर हम अम्ल और क्षार की बात कर रहे थे कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका अम्ल है एक, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो एक लवण बन रहा है सोडियम सल्फेट और साथ में आपका वाटर बन रहा है, यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देन इस सॉल्ट की बात हो रही है, ये सॉल्ट है क्या, लवण। बेसिकली जब भी लवण की या सॉल्ट की बात होगी तो नमक को अपने ध्यान में रखना, जो नमक है वैसे ही आपके सारे सॉल्ट लगभग होते हैं। सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है, यानी कि जो आपके लवण होते हैं वो कहाँ बन रहे हैं, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बन रहे हैं। समझ रहे हैं, अगर पूछा जाएगा लवण क्या है तो आप बोल सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो उत्पाद है, जो उसका रिजल्ट है, वहां पर हमें सॉल्ट यानी कि लवण बनता हुआ दिख रहा है। ये लवण आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कारण अगर बन रहा है तो इसका पीएच क्या होगा, <7 हो जाएगा, जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच रिएक्शन करके अगर बन रहा है, अभिक्रिया के पश्चात बन रहा है, तो वहां पर जो आपका सॉल्ट फॉर्म होगा उसका पीएच <7 हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति आपकी क्षारीय हो जाएगी, क्योंकि क्षार क्या है, वहां पर प्रबल है। जबकि पहले वाले में आपने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड, अम्ल हमारा प्रबल है। हमने पीएच में देखा था कि 0 to 14 का स्केल है, 7 से कम वैल्यू अगर पीएच की आ रही है यानी कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो आपका अम्लीय होगा, ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट 7 आपकी वैल्यू आ रही है, दैट मीन वो सॉल्यूशन कैसा है, उदासीन है। जैसे हम पानी की बात करते हैं तो पानी का पीएच हम 7 मानते हैं, ठीक है, कि वो एक उदासीन विलयन होता, आपका उदासीन एक सब्सटेंस है, ठीक है। देन 7 से ऊपर अगर पीएच आ रहा है तो वो क्या होगा, वो क्षारीय आपके विलयन होंगे या सब्सटेंस होंगे। देन
हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात की थी सॉल्ट्स में। तो नमक कैसा होता है, दिखने में सफेद होता है, तो उसी की सॉल्ट की बात की है। अलग अलग सॉल्ट आएंगे आपके इसमें, सिर्फ नमक का तो हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, NaCl, KCl हो सकता है, और भी आपके बहुत सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं। व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है, ठीक है। व्हाइट यानी सफेद, ऑर्डरलेस का मतलब क्या है, किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं है उसमें, गंध नहीं है, ठीक है, तो गंध रहित आप बोल सकते हैं उसको। सॉल्टी टेस्ट, उसका स्वाद कैसा है, नमकीन स्वाद होता है उसका। मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो आपके जल के साथ कैसे हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं जल में। सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, जैसे सोडियम का सॉल्ट आपने कौन सा देखा, सोडियम क्लोराइड देखा, ऐसे पोटेशियम का सॉल्ट जैसे पोटेशियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर सॉल्ट्स के। NaCl हो गया, Na2CO3 हो गया, इसके अलावा KCl की बात करते हैं, ये भी आपका सॉल्ट है। बहुत सारे सॉल्ट्स आते हैं आपके, ठीक है ना। कुछ बेसिक एग्जाम्पल है, NaCl आपका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है जो सभी के घरों में लगभग देखने को मिलता है, ओके। चलिए, देन मैंने आपको होमवर्क में कहा था कि न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, उदासीनीकरण हमें दैनिक दिनचर्या जो हमारी है जीवन की, वहां कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है। सबसे पहला है आपका इनडाइजेशन, जिसे कहा जाता है अपाचन जैसी स्थिति जो आ जाती है, वो क्या है, ठीक है। अवर स्टमक कंटेन्स HCl, जो कि आपका एक एसिड है। हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में क्या होता है, एक प्रकार का अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल पाया जाता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। क्या कहा मैंने, हमारे आमाशय में या पेट में आप बोल सकते हो, स्टमक में, जहां खाना क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है, वहां पर एक एसिड होता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को पचाने में मदद करता है। कभी कभी क्या हो जाता है, उस एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, समझ रहे हैं, आपके किसी के भी स्टमक में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, और उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, अम्लता हो गई है। इसका मतलब क्या है कि एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है शरीर में, ठीक है। उस केस में क्या होगा, पाचन ढंग से नहीं हो पाएगा, यानी खाने को जो पचाने की प्रक्रिया है वो सही से नहीं हो पाएगी, डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो उस केस में एसिड के जो प्रभाव है उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई बेस दिया जाएगा। यही हम न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ रहे थे कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर बॉडी में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई बेस दिया जाएगा, जिसको यहाँ पर एंटासिड कहा जाएगा। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, जो कि एक बेस है आपका। देन इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ठीक है। ये क्या करेगा, जो आपका बेस या एंटासिड दिया जा रहा है वो एक्सेसिव जो एसिड है, एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में जो अम्ल बन चुका है, उसके प्रभाव को क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया, इनडाइजेशन आपकी एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम कहते हैं कि शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बनता है और वो खाने को पचाने में मदद करता है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा मात्रा जब भी आमाशय में हो जाती है तो खाने का पाचन सही से नहीं हो पाता है। उस समय में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एसिड की मात्रा हो गई है आपके स्टमक में, देन उसको एसिडिटी या अम्लता कहा जाता है। देन अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए कोई प्रति अम्ल दिया जाएगा, ठीक है, एंटासिड जिसे आप कह रहे हो, यानी कि जो एसिड के प्रभाव को कम करेगा। तो बेसिकली वो आपका क्या होगा, कोई बेस होगा अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए, यानी एसिड के जो आपका प्रभाव है उसको कम करने के लिए कोई क्षार यानी कि बेस दिया जाएगा। और वो यहाँ पर क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जैसे एग्जांपल लिया गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाएगा जो कि एक क्षार है, तो वो अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है, उदासीनीकरण, यानी अम्ल के साथ क्षार ने अभिक्रिया की और उदासीन कर दिया अम्ल के प्रभाव को, ठीक है, उदासीनीकरण
रासायनिकरण अभिक्रिया में यही हो रहा था, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहे थे, आपका सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, अम्ल के प्रभाव को क्षार द्वारा कम किया गया है, क्षार की अभिक्रिया करा करके कम किया गया है, और यही इनडाइजेशन है। इसमें आपको न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, देन हम नेक्स्ट पे आएंगे कि नेक्स्ट आपको कहाँ न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। ओके, चलिए चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका एंट बाइट। जब चींटी काटती है तो क्या होता है, ठीक है ना। चींटी जब काटती है, चींटी या मधुमक्खी की बात हम लोग करते हैं, उसके डंक में एक एसिड होता है यानी कि अम्ल, जिसको फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड आपका कहा जाता है, ठीक है ना। जब चींटी काटती है तो वो क्या करती है, वो अपने डंक को इंजेक्ट करती है हमारे स्किन में। ओके, स्किन में डंक को इंजेक्ट करने से क्या तात्पर्य है कि वो साथ साथ एसिड को भी इंजेक्ट कर रही है, ठीक है ना। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो इंजेक्शन लगाने में क्या होता है, दवाई भी साथ साथ अंदर जाती है। तो उसी प्रकार से चींटी काट रही है, और काटने में जब वो अपना डंक स्किन में इंजेक्ट कर रही है तो उसके साथ साथ वो फॉर्मिक एसिड भी वहां पर इंजेक्ट करती है। और इसके बाद क्या होता है, उस फॉर्मिक एसिड के प्रभाव से रेडनेस आ सकती है, इचिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, वहां पर स्वेलिंग आ सकती है उस पोर्शन में जहां पर उसने क्या किया है, काटा है। इसके पश्चात क्या होता है, एसिड चूंकि यहाँ आ चुका है स्किन में, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई बेसिक लोशन अप्लाई करेंगे या सोप अप्लाई करोगे, कोई भी बेस अप्लाई करोगे। वहां पर करना क्या है, उस एसिड के, जो फॉर्मिक एसिड उसने इंजेक्ट किया है, उसके प्रभाव को कम करना है। और उसके प्रभाव को कम करने के लिए, चूंकि वो एक एसिड है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, बेस अप्लाई करेंगे, यानी कि अम्ल को के प्रभाव को कम करने के लिए छाल लगाया जाएगा। और वो छाल लोशन की फॉर्म में, सोप की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सो व्हेन एन एंट बाइट, जब एक चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड, ये क्या करती है, हमारे शरीर में एक एसिडिक लिक्विड यानी अम्लीय द्रव को इंजेक्ट कर देती है, जो कि क्या है, आपका फॉर्मिक एसिड है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। एंट बाइट, अब पूछा जा सकता है कि चींटी की डंक में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। इनटू द स्किन, वो हमारी त्वचा में क्या कर देते हैं, फॉर्मिक एसिड, जो कि एक एसिडिक लिक्विड है, उसको इंजेक्ट कर देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। मॉइस्ट बेकिंग सोडा से क्या तात्पर्य है, बेकिंग सोडा आपका एक बेसिक सॉल्ट होता है, तो इसलिए उसको रब कर सकते हैं। आपके एसिड के प्रभाव को, जो वो रेडनेस आई है, वो स्वेलिंग आई है, वो इचिंग हुई है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लगाया जाएगा। और कैलेमाइन लोशन जो आपके आते हैं, वो भी बेस होते हैं, उसको अप्लाई किया जा सकता है, विच कंटेन्स कार्बोनेट, जिसमें कि कार्बोनेट होता है। और इस प्रकार से फिर से आपको उदासीनीकरण देखने को मिला। अम्ल था और अम्ल के ऊपर क्षार को लगाया गया, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हुई, यही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नोट करेंगे। का काटना भी उदासीनीकरण है, ठीक है। किस प्रकार से है, जब चींटी काटती है तो वह एक अम्लीय द्रव, जो कि आपका क्या है, फॉर्मिक अम्ल, को त्वचा में छोड़ती है, ठीक है। अम्ल के
प्रभाव को कम करने के लिए उस पर खाने का सोडा जिसकी क्या होगी, क्षारीय प्रकृति, साबुन या कैलामाइन लोशन लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, पूरा न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने न्यूट्रलाइजेशन और अच्छे से समझा, जहाँ पर हमने दोस्त के और एग्जाम्पल्स भी देखे। आने वाले सेशन में इसमें आगे बात करेंगे, और तब तक के लिए आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।